हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कार्डियोलॉजी का चैप्टर जो है आयोटिक स्टेनोसिस। जो आयोटिक भाल्व का एक कंडीशन होता है। तो हम देखेंगे आयोटिक स्टेनोसिस कंडीशन में क्या क्या होता है, उसका कॉजेस क्या है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, वो सिम्टम्स क्या शो करता है, पेशेंट को पैथोलॉजी क्या है और उसका ट्रीटमेंट। तो हम देखेंगे आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस क्या मतलब है जानते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें 4 भाल्व भी होता है। भाल्व मतलब जो एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करता है। ब्लड फ्लो यूनिडायरेक्शन में हेल्प करता है। 4 भाल्व में से एक ट्राइकस्पिड भाल्व होता है, एक माइट्रल भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व होता है, और एक आयोटिक भाल्व एंड एक पल्मोनरी भाल्व रहता है। ट्राइकस्पिड भाल्व होता है जो कनेक्ट करता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और माइट्रल भाल्व होता है और बाइकस्पिड भाल्व होता है जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड मतलब 2 कस्पिड होता है एंड ट्राइकस्पिड मतलब 3 कप शेप कस्पिड प्रेजेंट रहता है। ट्राइकस्पिड भाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करता है, उसको पल्मोनरी भाल्व बोलते हैं। फिर ये लंग्स से डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफ़र होके ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम्स को। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को आता है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है माइट्रल भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होने के लिए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के हेल्प से फुल बॉडी को सप्लाई करता है। आउटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है आयोटिक भाल्व जो स्टेनोसिस होता है। स्टेनोसिस मतलब आयोटिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग। भाल्व पूरा तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है, नैरो हो जा रहा है, इस नैरोइंग को ही बोलते हैं स्टेनोसिस। आयोटिक भाल्व क्लोज हो रहा है, ऐसे पूरा क्लोज होगा, फिर ओपन होगा तो ये पूरा वैसे ही ओपन होगा। पर स्टेनोसिस होगा तो ओपनिंग में दिक्कत आएगा, ओपनिंग नहीं हो पाएगा। इसमें ग्रेड होता है माइल्ड स्टेनोसिस, मॉडरेट स्टेनोसिस एंड सीवियर स्टेनोसिस। माइल्ड स्टेनोसिस में क्या होता है कि थोड़ा सा ही ब्लॉकेज रहता है, नैरोइंग थोड़ा ही होता है। मॉडरेट में उससे भी ज़्यादा एंड सीवियर में पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, ओपनिंग ही नहीं होता है। तो ब्लड पंप करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जैसे छोटे पाइप में ज़्यादा पानी प्रेशर में आता है और उसके कंपेयर में बड़े वाला पाइप में कम प्रेशर में आता है। तो ये क्यों होता है, उसके कॉजेस क्या हैं? उसके कॉजेस में एटियोलॉजी में हम देखेंगे कॉन्जेनिटल कॉजेस। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में 2 लीफलेट होता है। कैल्सिफाइड जल्दी हो जाता है, ये ऑटोमेटिक जेनेटिकली होता है। पेशेंट का एज 70 से कम होगा तो रिमेटॉइड हार्ट डिजीज। इस डिजीज़ में भाल्व को इन्फ्लामेशन होता है एंड देन फाइब्रोसिस होकर डैमेज कर देते हैं। भाल्व का इलास्टिसिटी लूज होता है, भाल्व हार्ड और थिकन हो जाता है, अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा होगा। फिर 70 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो उसका एज रिलेटेड होगा तो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। किसी को हाइपरटेंशन हो और डायबिटीज़ हो और वो स्मोकिंग कर रहा हो तो उसका आयोटिक स्टेनोसिस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। देन रीगर्गिटेशन मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड बैक फ्लो होता है उस वेंट्रिकल को, उसको बोलते हैं रीगर्गिटेशन। हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या है। Stenosis becomes serious when the area of the orifice is reduced to 25% of normal। मतलब ये मॉडरेट होगा तो ही ये सीवियर फॉर्म में
कन्वर्ट होगा और सीरियस होगा, नहीं तो ये इतना सीरियस हमको पता नहीं चल पाएगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्पॉन्ड टू द प्रेशर लोड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मोर फोर्सफुली एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस। ये लेफ्ट वेंट्रिकल का फोर्स का इंक्रीज करेगा जैसे पाइप की तरह। ए सिस्टोलिक प्रेशर डिफरेंस डेवलप बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आउटा। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सफुली उसको पास करना चाहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बट स्टेनोसिस के कारण आउटा में प्रेशर नहीं है, आउटा में ब्लड फ्लो डिक्रीज है, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस रहेगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल मसल थिकनेस प्रोग्रेसिवली एज द वाल्व ओरिफिस नैरो होते जाएगा तो उसका मसल थिकनेस आएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर कर रहा है तो ज़्यादा वर्कलोड होता है, इसीलिए जैसे जिम में ज़्यादा वर्कलोड करने से हमारा मसल का साइज़ इंक्रीज होता है, उसको मसल हाइपोट्रोफी बोलते हैं। इसी तरह मसल का साइज इंक्रीज होगा तो उसका थिकनिंग इंक्रीज, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल का साइज अंदर के तरफ से इंक्रीज होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का स्पेस डिक्रीज होगा तो ब्लड डिमांड मसल्स में ज़्यादा है बट ब्लड उसमें कम आएगा, तो मसल्स का डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अभी हम देखेंगे उसका साइन एंड सिम्टम्स, उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखा रहा है वो। पहला है चेस्ट पेन और एंजाइना। चेस्ट पेन क्यों होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल एनर्जी ज़्यादा लगा रहा है तो कुछ टाइम के बाद मसल का हाइपरट्रोफी हो जाएगा, मसल साइज इंक्रीज हो जाएगा, मसल का साइज अंदर के तरफ से ज़्यादा हो जाएगा, उसका स्पेस कम हो गया, ब्लड कम आएगा, मसल्स का डिमांड ब्लड का डिमांड ज़्यादा है मसल्स में और मसल डैमेज हो सकता है, इसीलिए चेस्ट पेन होगा। उस मसल्स का डैमेज होने से नेक्रोसिस हो जाएगा। देन इजी फैटिग, जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है बॉडी के सारे ऑर्गन को और सारे मसल्स को ठीक तरह से, तो हमारा बॉडी का टिश्यू इजीली फैटिग हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और ब्रेथलेसनेस, जब नैरो हो जा रहा है वेसल्स तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन लेस होगा बॉडी में, तो डिस्निया होगा और ब्रेथलेसनेस फील होगा। ब्लड बैक फ्लो होने से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जमा हो जाएगा, फिर लीकेजिंग स्टार्ट होगा तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमको ब्रेथलेसनेस फील होता है। ब्लड ठीक से ब्रेन को नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। सिंगल सेकेंड हैंड साउंड मतलब S2 होगा। मर्मर एट राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर एंड रेडिएटिंग टू अपेक्स एंड कैरोटिड, मतलब मर्मर साउंड आएगा जो आयोटिक वाल्व ठीक से काम नहीं होगा तो। कैरोटिड थ्रिल ऑन पाल्पेशन, मतलब ऑक्सीजन हमारा बॉडी को ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए हमारा हार्ट चाहेगा कि ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करे, इसीलिए वो ज़्यादा आरिथमिया प्रोसेस होगा, इसीलिए पैल्पिटेशन होगा। फिर हम देखेंगे उसका प्रोग्नोसिस। वंस symptoms of breathlessness, angina or syncope have developed, death is likely to occur suddenly at any time or within 3 years from onset of heart failure, मतलब ये साइन होगा उसके 3 साल के अंदर ही हमारा डेथ होने का चांसेस है और हार्ट फेल होने का चांसेस है। फिर हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट में हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ लिटिल टू ऑफर और सर्जरी इज इंडिकेटेड फॉर ऑल पेशेंट। इस सर्जरी में हम क्या करेंगे, हम आयोटिक वाल्व का रिपेयर करेंगे और उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अलग ही न्यू आयोटिक वाल्व लगा सकते हैं। ये तो हुआ आयोटिक स्टेनोसिस। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।